हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है दृष्टि जनरल नॉलेज का बुक, जिसमें हमारा पॉलिटी चल रहा है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। और तो इससे पहले हमने पढ़ा था सत्रावासन के बारे में, कंप्लीट कर लिया था सत्रावासन क्या होता है। और तो आज हमारा है संसद का कामकाज। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सांसद जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिलने से सांसद बनता है। तो सांसद का कार्य क्या है इसको समझते हैं। संसद का कार्य है विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों को शिकायतों को व्यक्त करना ही सांसद का कार्य है। तो सबसे पहले सांसद, इसके भाषा में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है तब उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन होता है। ठीक है। अब है हमारा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बारे में पहले समझते हैं कि लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। तो सांसद के कार्य दिवस का पहला घंटा जो होता है अर्थात 11 से 12 बजे तक का समय जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो सांसद में पूछा जाता है जो सवाल, उसका उत्तर देना होता है। इसमें पूछे गए सवाल जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। तो कौन कौन होता है? पहला होता है तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्पसूचना प्रश्न। तो सबसे पहले हम शून्यकाल के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है ये तीनों प्रश्न। तो शून्यकाल जो होता है, शून्यकाल प्रश्न के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे शुरू होता है। इसमें सांसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। शून्यकाल की चर्चा सांसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है। वस्तुतः यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है। ठीक है। अब है कि ये तारांकित प्रश्न क्या होता है। तो ये बताएं हम आपको कि प्रश्नकाल के समय जो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तारांकित के बारे में। तो तारांकित प्रश्न जो होता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों के पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। और दूसरा है, इस तारांकित प्रश्न का उत्तर जो है वो मौखिक देना होता है। और अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है, लिख के दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का अवसर नहीं मिलता है। और तीसरा है हमारा अल्प सूचना प्रश्न। ऐसे प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न गैर सरकारी सदस्य से पूछा नहीं जाता है। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर प्रश्नकाल के तुरंत बाद दिया जाता है। और ये प्रश्नकाल का जो समय चल रहा होता है उसके जस्ट बाद अल्प सूचना प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। तो उसके बाद और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया जाता है प्रश्नकाल के दौरान। तो प्रश्नकाल में जो पूछे जा सकते हैं सवाल, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दें। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 41 के 2 में दिया हुआ है कि प्रश्नकाल के दौरान लोक महत्व, क्या लोक महत्व दिया हुआ है 41 का 2 में दिया है कि प्रश्नकाल के दौरान लोक महत्व के उस तरह के प्रश्नों को लिया जा सकता है जिसमें अनुमान, व्यंग, क्या अनुमान, व्यंग, आरोप और क्या है मान हानिकारक शब्दों का उपयोग न किया होगा। मतलब उसके कैरेक्टर से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा प्रश्नकाल में। ये कुछ प्रश्न इस चीज़ों से वंचित है, इस सब टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद किसी व्यक्ति के सार्वजनिक हैसियत को छोड़कर उसके चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। किसी के कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण, यानी कि किसी प्रकार का उस पर कोई दोष आरोप जो होता है वो नहीं होगा।
तो ये हमारा था प्रश्नकाल और शून्यकाल, इसको हम कंप्लीट कर लिए। अब है हमारा प्रस्ताव और संकल्प। तो पढ़ते हैं मोशन और रिसोल्यूशन। तो प्रस्ताव है सांसद की कार्यवाही विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है। सांसद की कार्यवाही विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है। सांसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता है। यह प्रस्ताव का एक ही प्रकार है जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है, प्रायः उसे ही संकल्प कहा जाता है। संकल्प में सामान्यतः किसी मत, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की प्रस्तुति होती है और यह उस उद्देश्य के प्रति सदन की सहमति व्यक्त करता है। अब है हमारा कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव। तो यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो बस इतना याद रखिए कि विश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा के लिए होता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके पारित होने का आशय होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल हो। और अगर कोई विश्वास प्रस्ताव पेश करता है तो उसमें मंत्रिपरिषद का जो समर्थन होना जरूरी होता है। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह प्रस्ताव किसी विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के अनुसमर्थन द्वारा सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव के लिए कोई विशेष आधार का होना आवश्यक नहीं है। लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव को पारित होने पर सरकार गिर जाती है और अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। ठीक है, अगला है हमारा निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। तो निंदा प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सरकार के किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह का या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उसके कुछ कार्य या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता है, किंतु उस पर यह दबाव आ जाता है कि वह जल्दी से जल्दी विश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें। ठीक है, अगला है हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेजेस मोशन। यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में तब तक प्रस्तुत किया जाता है जब तक उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने गलत तथ्य देकर सांसद सदस्यों को विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। अगला है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई भी अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का है। मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय मांग कर सकता है। अगला है हमारा स्थगन प्रस्ताव, एडजूर्नमेंट मोशन। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित करना और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है तथा पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। स्थगन प्रस्ताव जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। अगला है हमारा धन्यवाद, मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है और राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत वक्तव्य न होकर मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया होता है तथा उसमें सरकार के कार्य, निष्पादन तथा भावी योजनाओं का जिक्र होता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है तथा मतदान होता है। यह चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में ही होती है। इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के अस्तित्व की शर्त है क्योंकि इसके पारित न होने का तात्पर्य है कि सरकार ने अपना समर्थन खो दिया। उसके बाद है हमारा समापन प्रस्ताव, क्लोज्योर मोशन। तो क्लोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रस्ताव यानी साम्बरण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव कहने का प्रचलन है। ये तीनों जो होता है एक ही होता है। समापन प्रस्ताव को तीन अन्य नाम से जानते हैं, साम्बरण, कटौती प्रस्ताव। इसके लिए ज़्यादा सटीक अनुवाद समापन प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को
बीच में ही रोकना होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। अगला है हमारा अनियत दिन वाले प्रस्ताव, नो डे येट नेम्ड मोशन। ये प्रस्ताव जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए गए हैं पर अभी चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई हो। अगला है हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, औचित्य प्रश्न। यदि सदन कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों यानी कि संविधान में निर्दिष्ट नियमों या सदन के कार्यवाही संबंधी नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है। अब है नियम 377। इसके अधीन वो मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न नहीं होते हैं, जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता। अगला है हमारा विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंशन। विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंटेशन, जिन प्रश्नों को लोकसभा में नियमों 377 के अंतर्गत उठाया जाता है, मतलब ऐसा प्रश्न जो नियम 377 के अंतर्गत सवाल हो, उन्हें ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाया जाता है। अगला है हमारा संविधान में संसदीय विशेषाधिकार। संविधान की अनुच्छेद 105 का संबंध संसदीय विशेषाधिकार से है। यह अनुच्छेद मूलतः दो विशेषाधिकारों की चर्चा करता है। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 105 के 1 में है, और दूसरा, कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार जो अनुच्छेद 105 के 2 में है। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रख लेंगे। अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105 का 1 और कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार अनुच्छेद 105 के 2। ये दो विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत है विशेष अधिकार। अगला है हमारा सामूहिक विशेषाधिकार, कॉलेक्टिव प्रिविलेजेस। कार्यवाहियों चलाने का अधिकार, बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा प्रकाशन रोकने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार व संसद के दोनों सदनों को अधिकार है कि वो अपने किसी भी बैठक को गुप्त सत्र में रूपांतरित कर सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो इसमें पहला है सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति। तो कैसे होगा, पढ़ते हैं इसको। सांसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान या उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों तक सीमित है। अगला है संसद के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। संसद के भीतर वाक्य स्वतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संसद के बाहर संसद के सदस्य भी साधारण नागरिकों के समान हैं। अगला है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। एक होता है अस्थायी समिति और दूसरा होता है अस्थायी समिति या तथार्थ समिति। तो अस्थायी समिति वो हैं जो हमेशा अस्तित्व में रहती है और जिनके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति। ये इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी समिति के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो लोक लेखा समिति और प्रांकलन समिति, ये दोनों आता है अस्थायी समिति के अंतर्गत। और अस्थायी या तथार्थ समिति वो हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है या प्रयोजन पूरा होने पर जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये समाप्त हो जाता है। ये साधारणतः दो प्रकार की होती है। पहला है जांच समिति और दूसरा सलाहकार समिति। तो सांसद की प्रमुख अस्थायी समितियां कौन कौन है, लोक लेखा समिति के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे और अस्थायी समिति के बारे में। तो पहले लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य जो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में जो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होता है लोकसभा से होता है और राज्यसभा से 7 होता है। 1967 से प्रारंभ हुई एक परंपरा के अंतर्गत इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है
और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता से ही चुने जाते हैं। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। इस समिति को प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रांकलन समिति का जुड़वा बहन किसको कहा गया है, तो लोक लेखा समिति को। अगला है हमारा प्रांकलन समिति 1950। इसमें कुल 30 सदस्य जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इसके कार्य में वार्षिक अनुदानों की जांच करना, आंतरिक और पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि शामिल है। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। उसके बाद है लोक उपक्रम समिति 1964। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सेम लोक लेखा समिति की तरह, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह लोक उपक्रमों के लेखों रिपोर्ट और लोक उपक्रमों के संबंध में कैग रिपोर्ट की जांच करती है। इसका सभापति लोकसभा से होता है। लोक उपक्रमों का दैनिक प्रशासन और लोक उपक्रमों पर सरकारी नीति इसके आधार क्षेत्र से बाहर है। अगला है विभागीय समिति। वर्तमान में ऐसे 16 समितियां लोकसभा व 8 राज्यसभा के अधीन कार्यरत हैं, जिनके अध्यक्ष की नियुक्ति क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति करते हैं, जिनका कार्य मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना व उन रिपोर्ट को देना है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जो 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, जिन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति द्वारा चुनते हैं। उसके बाद है परामर्शदात्री समितियां, कंसुलेटिव कमिटी। ये विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं एवं मंत्री या राज्य मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। ये तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होती है। उसके बाद है कार्य मंत्रणा समिति। इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है। इसका कार्य क्या है, सदन की कार्यवाही और उसका विनियमित करना है। ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। लोकसभा समिति में 15 राज्यसभा की समिति और 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा समिति में 15 राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति इनके अध्यक्ष होते हैं। विशेषाधिकार समिति क्या है, इसका कार्य किसी समिति के सदस्य के विशेषाधिकारों के हनन की जांच करना है। इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। लोकसभा व राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति जो अलग अलग में होते हैं, क्रमशः 15 और 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। अगला है हमारा लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। विभागीय समिति में किसी मंत्री का सदस्य नहीं बनाया जाता है और किसी सदस्य के मंत्री बनने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला है हमारा राज्य, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो भाग 6 में है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका, जो पहला है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहला राज्यपाल होता है। राज्य का प्रधान ही होता है राज्यपाल। जैसे कि केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य में होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में समझते हैं कि राज्यपाल क्या होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल अपने राज्य के विशेषाधिकार, राज्यपाल के पास विशेषाधिकार होता है अपने राज्य को लेकर। और राज्यपाल जो होते हैं अपने राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये कुलाधिपति भी होते हैं। और तो सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में समझते हैं कि राज्यपाल किसको कहते हैं। तो भारत के किसी राज्य के प्रधान शासक जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत के किसी राज्य का प्रधान होता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। तो राज्यपाल राज्य का विधानमंडल का अभिमित्र अंग है। राज्य का कार्यपालिका या औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कितना, 155।
तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं क्या है। तो कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा अगर वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु सीमा 35 वर्ष पूरी कर ली हो। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्त होते हैं, उस शर्त को पढ़ते हैं। उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि सदन का कोई भी सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है तो सदन में उसका स्थान पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त हो जाएगा। पद ग्रहण से कितना, 5 साल के लिए इसका नियुक्ति होता है राज्यपाल का। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है। अगला है हमारा पदावधि। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। इनमें 3 बातें बताई गई है। पहला, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। दूसरा, वह राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र अपना पद छोड़ सकेगा। अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। उपयुक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा और राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। अतः अंत में यह भी कहा गया है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल नया बनाने और उसको हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। पद खाली नहीं रहना चाहिए, तो तब तक वो बने रहेंगे जब तक कि नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाते। ठीक है, इस उपबंध का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कारण से राज्यपाल का पद खाली नहीं होगा। अगला है हमारा वेतन, सुविधाएं और विशेषाधिकार राज्यपाल के, जो अनुच्छेद 158 में है। तो राज्यपाल को वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो सांसद विधि द्वारा निर्धारित करते हैं। इसको कौन निर्धारित करता है, तो सांसद करता है। उसके बाद है, अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्य के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन और भत्तों का खर्च वहन करेगा। तो क्या होगा ना कि अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया तो दोनों राज्य का जो सैलरी होगा राज्यपाल का, उस दोनों के मिला के उसका रेशियो में बांट के उसको रेशियो के अनुसार से उसको वेतन दिया जाएगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अपने पदावधि के दौरान राज्यपाल को आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। इस दौरान न तो वो कार्रवाई शुरू की जा सकेगी और ना ही यदि पहले ही शुरू हो चुकी हो तो चलेगा, चालू रखी जा सकेगी। अगर वह पद पे है तो उस समय उस पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं हो सकता है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की अधिकारिता किसी भी न्यायालय को नहीं है। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को 2 माह की अग्रिम नोटिस देकर उसके खिलाफ सिविल मामलों यानी निजी कृत्य के न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। अगला है हमारा साधारण विधेयकों से संबंध में। जब कोई विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं, पढ़ते हैं। यह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, वह विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है और वह विधेयक को विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। उसके बाद अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। इस आरक्षित विधेयक के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक करने का मतलब धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा सकता है। यदि राज्यपाल की राय में कोई ऐसे विधायक जिसके विधि बन जाने पर संविधान में परिकल्पित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ में कमी कर देगा तो ऐसे विधायक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगा और अनुच्छेद 200 के तहत ही आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या अनुमति रोक देने की घोषणा का वर्णन अनुच्छेद 201 में दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा धन विधेयक के संबंध में। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, छोड़िए इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट होता है कि ये बुक हमसे नहीं हो पाता है या फिर ये बुक नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास ये बुक नहीं है। तो कृपया आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिस पे हम बुक का PDF डाल देते हैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो आप लोग वहाँ से जाके PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।